माणिक द्वीप के दक्षिण में स्थित पहाड़ों से निकलते हुए धुएं को देख रही नैना ये निर्णय नहीं ले पा रही थी कि आखिर वह आर्यमान से आगे क्या कहे। आर्यमान को ये धुआं ब्रह्मयंत्र का संदेश लग रहा था और वो वहां जाकर इसकी पुष्टि करना चाहता था। लेकिन नैना अब आर्यमान की बातों को सुन काफी दुविधा में थी। नैना के चेहरे की तरफ देख रहा आर्यमान उसकी दुविधा को समझ रहा था। नैना को चुप देख आर्यमान उससे कहता है, नैना, मैं ये अभी भी नहीं कह रहा हूँ वो ब्रह्मयंत्र ही है, लेकिन अगर हमें इस बात का रत्ती भर भी शक है तो हमें खुद वहां जाकर अपने शक की पुष्टि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ हम वहां चलकर एक बार उस धुएं के स्रोत को अपनी आंखों से देख लें। अगर वो ब्रह्मयंत्र वन है ना, तो हम उसे किसी और के हाथों में तो नहीं जाने दे सकते हैं ना। आर्यमान की इस एक बात ने नैना के मन से सारी शंकाओं को दूर कर दिया था। तुम सही कह रहे हो आर्यमान, अगर वो ब्रह्मयंत्र हुआ तो हम उसे किसी और के हाथों में बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकते हैं। हमें वहाँ एक बार चलकर अपनी शंकाओं का निवारण कर ही लेना चाहिए। हमारे लिए यही सही होगा। नैना की इस बात को सुन आर्यमान मुस्कुरा रहा था और उसकी निगाहें उन पहाड़ों की तरफ थी। ब्रह्मयंत्र, क्या ये तुम ही हो? खुद से ये सवाल पूछते हुए आर्यमान के मन में ब्रह्मयंत्र के बारे में सोचकर ही गुदगुदी होने लगी थी। आर्यमान अब इस बारे में सोच ही रहा था, तब तक नैना उससे कहती है, लेकिन हम वहाँ कैसे जाएंगे आर्यमान? तनिष्क जी तो इस घटना को लेकर अभी भी संशय में है। क्या हम वहाँ जाने से पहले उनसे भी इस बारे में बात करेंगे? नैना का यह सवाल सुन आर्यमान कुछ सोचते हुए उससे कहता है, तनिष्क की बैठक को खत्म हो जाने दो नैना, उसके बाद हम इस बारे में तनिष्क से बात करेंगे और हमें आगे वहाँ जाने की योजना जैसी भी बनानी होगी ना, हम उसे बनाएंगे। आर्यमान का ये जवाब सुन नैना कुछ भी नहीं बोलती है। एक तरफ आर्यमान तथा नैना उन पहाड़ों में ब्रह्मयंत्र के होने की उम्मीद लगाकर जाने की योजना बना रहे थे, तो उधर तनिष्क तथा उस दरबार के बाकी लोग भी गुरुजी की शक्ति हासिल करने वाली बात सुनने के बाद वहां जाने के लिए तैयार हो गए थे। उन सब का अब एक ही मकसद था, वहां जाना और शक्ति तथा ऊर्जा के उस स्रोत को हासिल करना। गुरुजी की बातों को सुनने के बाद अब सब वहां जाने के लिए सहमत थे। तभी तनिष्क उन सब से कहता है, आप सब लोग वहां जाने के लिए राजी हो गए हैं और इसके लिए उत्सुक भी हैं। इसकी मुझे बेहद खुशी है। अब आप बताइए, हमें वहां आखिर कैसे जाना चाहिए? तनिष्क की इन बातों को सुन वहीं पर बैठा एक शख्स उससे कहता है, तनिष्क जी, माणिक द्वीप में आपका खानदान सबसे ऊपर आता है और फिर आपके अंतर्गत ही बाकी सभी खानदान के लोग यहाँ का शासन चलाने में आपकी मदद करते हैं। हर बार इस तरह की मुहिमों में हम सभी घरानों के मुखिया आपकी अगुवाई में इसमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन अब परिस्थिति काफ़ी तेज़ी से बदल रही है और हमारी उम्र भी हो गई है, इसलिए मेरे हिसाब से इस बार हमें इस अभियान में अपने खानदान के उत्तराधिकारियों को भेजना चाहिए। मेरी तो यही राय है। इतना कि वो शख्स बैठ जाता है। उस शख्स के बैठते ही तनिष्क से थोड़ी दूरी पर बैठा हरियक खानदान का मुखिया खड़ा होते हुए उन सब से कहता है, मेरे हिसाब से ये महानुभाव सही कह रहे हैं। अभी तक तो ऐसे कामों के लिए हम लोग ही जाते रहे हैं, लेकिन अब हमारे वंशजों को भी इसका अनुभव प्राप्त करना चाहिए। इसलिए मेरे हिसाब से भी इस काम के लिए इस बार हमें अपने अपने उत्तराधिकारियों को अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए भेजना चाहिए। इससे उन्हें भी इसका अनुभव मिलेगा और वो लोग भी कुछ सीखेंगे। साथ ही इस मुहिम में उनकी सफलता और असफलता से हमें उनकी काबिलियत का भी अंदाज़ा हो जाएगा। इसके बाद ये भी फैसला हो जाएगा कि हम सब ने अपने खानदान के लिए सही उत्तराधिकारियों का चयन किया है या नहीं किया है। हरियक खानदान के मुखिया की इन बातों का दरबार में बैठे बाकी लोग भी समर्थन करते हैं और सब अपने अपने उत्तराधिकारियों को ही वहां भेजने की बात करते हैं। बाकी सभी घरानों के लोग ये बात कर तो रहे थे, लेकिन उनकी बातों को सुन तनिष्क की चिंता बढ़ते जा रही थी। मेरा बेटा और सिंघानिया खानदान का उत्तराधिकारी पोरस अभी सही नहीं है, वो इस हाल में वहाँ कैसे जाएगा? अगर मैंने पोरस की जगह प्रकाश को वहाँ भेज दिया तो मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वह वहाँ से आने के बाद सारी ताकत को अपने हाथों में लेने की कोशिश करेगा। मैं पोरस के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकता हूँ। यही सोचता हुआ तनिष्क बेहद चिंतित था। तनिष्क अभी इस बारे में सोच ही रहा था, तब तक हरियक खानदान का मुखिया एक बार फिर उससे कहता है, क्या हुआ तनिष्क जी, आप क्या सोच रहे हैं? हम सभी का यही मानना है कि वहां पर हमारे खानदान के उत्तराधिकारियों को ही जाना चाहिए। क्या आप हमारी इस बात से सहमत नहीं हैं? अपने दरबार में मौजूद सभी लोगों के मन की बात जानने के बाद तनिष्क
अब इससे खुलकर मना भी नहीं कर सकता था। देखिए, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा भी एक सुझाव है। हम सभी अपने खानदान के उत्तराधिकारियों को तो भेज रहे हैं, लेकिन उन सभी के पास अभी ऐसे मुहिमों में जाने का अनुभव नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से हमें वहाँ पर एक अनुभवी को ही भेजना चाहिए, और अपने खानदान की तरफ से मैं ही वहाँ जाऊँगा। तनिष्क की इन बातों को सुन वहाँ मौजूद सारे लोग चुप थे। तनिष्क की इन बातों का अभी कोई उत्तर देता, उससे पहले ही उस दरबार में तनिष्क का दूसरा बेटा प्रकाश आ पहुंचता है। पिताजी, जब सब वहां पर अपने खानदान के उत्तराधिकारियों को भेज रहे हैं, तो फिर आप खुद वहां जाने की जहमत क्यों उठा रहे हैं? अब पोरस भैया तो वहां जाने के लायक नहीं है। फिर भी आप उसकी चिंता मत कीजिए। अपने खानदान की तरफ से मैं वहां जाने और बाकी सभी घरानों के प्रतिनिधियों का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। प्रकाश को अचानक अपने दरबार में देख और उसकी इस बात को सुनने के बाद तनिष्क उसका चेहरा देखता रह जाता है। प्रकाश को दरबार में चल रही इन बातों की जानकारी कैसे मिली, और वो अचानक यहाँ कैसे चला आया? जरूर ये किसी न किसी तरह से दरबार के ऊपर नजर रख रहा था। यही सोचते हुए तनिष्क प्रकाश की तरफ ही देख रहा था। तनिष्क को अपनी ओर देखता देख प्रकाश उससे आगे कहता है, क्या हुआ पिताजी? आप वहां आखिर क्यों जाएंगे? आपकी जगह मैं खुद ही वहां चला जाता हूँ ना। आप मेरे इस प्रस्ताव से सहमत है ना? तनिष्क से इतना कहते हुए प्रकाश मुस्कुरा रहा था। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं बुढ़ऊ। आपको भी पता है, अगर मैं वहां गया और उस शक्ति को हासिल करने के बाद वापस आया, तो मुझे सिंघानिया खानदान का अगला उत्तराधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, इस मुहिम में खतरा जरूर है, लेकिन उसी के लिए तो बाकी घरानों के लोग और सैनिक जा रहे हैं। मेरे ऊपर खतरा आने से पहले उसका सामना तो इन सभी को करना होगा। प्रकाश की मुस्कुराहट को देख रहा तनिष्क भी उसकी रग रग से वाकिफ था। तुम्हारे भाई का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसका स्थान ले लोगे। मेरे बाद सिंघानिया खानदान का उत्तराधिकारी वही बनेगा, और इससे उसे कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। तनिष्क इतना कहकर चुप ही हुआ था। तब तक प्रकाश का ससुर रणजीत खड़ा होते हुए उससे कहता है, ऐसा आपका सोचना है तनिष्क जी, लेकिन शायद इस दरबार में मौजूद बाकी लोग कुछ और ही सोचते हैं। तनिष्क से इतना कह रणजीत बाकी लोगों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, माणिक द्वीप कोई साम्राज्य नहीं है जो यहाँ पर तनिष्क जी अपने मन से फैसला कर रहे हैं। यहाँ पर अभी तक फैसला हम सभी की सहमति से होते आ रहा है। जब यहाँ पर सभी लोग अपने खानदान के उत्तराधिकारियों को भेजने तथा उनकी योग्यता की जांच करने के लिए तैयार हैं, तो क्या तनिष्क जी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए? तनिष्क समझ गया था इन सब के पीछे कहीं न कहीं रणजीत की ही चाल है। खामोश रणजीत, तुम मेरे खानदान के निजी निर्णयों में दखल अंदाजी मत करो। मेरे खानदान से वहां कौन जाएगा, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगा। तनिष्क के इसी जवाब का इंतजार रणजीत भी कर रहा था। बहुत बढ़िया तनिष्क जी, आपको अपने खानदान के लिए जो फैसला लेना है लीजिए, लेकिन आप माणिक द्वीप की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने खानदान के लिए एक उत्तराधिकारी का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपके खानदान को माणिक द्वीप के मुख्य प्रशासक की भूमिका से हट जाना चाहिए। अब आप इस पद को खाली कीजिए और फिर आप जिसे चाहें उसे इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए भेज दीजिए, या फिर आप प्रकाश को इस मुहिम में शामिल होने के लिए भेजिए। आपके पास अब यही दो विकल्प हैं। तनिष्क से इतना कहने के साथ ही रणजीत बाकी लोगों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, क्यों दोस्तों, मेरी बात सही है ना? आप में से जितने भी लोग मेरी इस बात से सहमत हैं, आप सब प्रकाश के साथ आकर खड़े हो जाइए। रणजीत की इस बात को सुन हरियक खानदान का मुखिया भी तनिष्क से कहता है, रणजीत की बात तो सही है तनिष्क जी। आपको या तो प्रकाश को अपने खानदान का उत्तराधिकारी घोषित कर उसे इस मुहिम में शामिल होने के लिए भेजना चाहिए, या फिर आप यहाँ के मुख्य प्रशासक की भूमिका से हट जाइए। आपके पास अब यही दो विकल्प हैं। इतना कह हरियक खानदान का मुखिया प्रकाश तथा रणजीत की तरफ जाकर खड़ा हो जाता है, और उसके साथ और भी कई लोग प्रकाश की तरफ चले जाते हैं। माणिक द्वीप के दरबार के आधे से अधिक ताकतवर घरानों के मुखिया प्रकाश तथा रणजीत की तरफ खड़े थे। ये देख तनिष्क पूरा मामला समझ रहा था। इसका मतलब मेरे खिलाफ ये साजिश काफी लंबे समय से चल रही है, तभी ये लोग इस तरह से प्रकाश के खेमे में जा खड़े हुए हैं। इन्होंने जानबूझकर उत्तराधिकारी वाली बात निकाली और अब उसी में ये मुझे उलझाना चाहते हैं। तनिष्क अभी ये सोच ही रहा था, तब तक प्रकाश उससे कहता है,
आप क्या सोच रहे हैं पिताजी? आपको जो भी फैसला करना है ना, आप जल्दी कीजिए। प्रकाश की बातों को सुन गुस्से से पागल हो रहा तनिष्क चुपचाप उसका चेहरा देख रहा था। एक तरफ तनिष्क इस षड्यंत्र में फंसता हुआ नजर आ रहा था, तो उधर इस बारे में जानकारी मिलने के साथ ही नयन भी तुरंत अपनी बहन के पास पहुंच गया था। पिताजी को ठीक होने में कितना समय लगेगा दीदी? वो लोग अब पूरी ताकत अपनी मुट्ठी में करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। अगर आज पिताजी नहीं उठे तो अनर्थ हो जाएगा दीदी। नैना के साथ ही आर्यमान भी इस वक्त पोरस के कमरे में बैठा था और उसके शरीर का निरीक्षण कर रहा था। उनके साथ पिशाच वैद्य भी वहीं मौजूद था। नैन की इस बात को सुन नैना उससे पूरी बात पूछती है, तो वो उसे दरबार की पूरी कहानी सुनाता है। नैन से पूरी बात सुन नैना आर्यमान की तरफ देख रही थी। नैना को इस तरह अपनी ओर देखता देख आर्यमान उससे कहता है, अब ये कितनी देर में उठते हैं, ये पूरी तरह से इनके शरीर पर निर्भर करता है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम एक दर्शक से ज़्यादा कोई भी भूमिका नहीं निभा सकते हैं और हमारे पास अब इंतज़ार करने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है। आर्यमान की इस बात को सुन नयन बेहद ही उदास था। पिताजी, अगर आप आज नहीं उठे तो अनर्थ हो जाएगा। आज दादाजी की भी इज्जत दांव पर लगी है और आपका उठना बेहद ज़रूरी है। इतना क्या अपने पिता का हाथ पकड़ नयन वहीं पर बैठ जाता है। एक तरफ नयन अपने पिता के ठीक होने का इंतजार कर रहा था, तो उधर तनिष्क प्रकाश की बातों को सुन गुस्से से आग बबूला हो रहा था। ताकत हड़पने का तुम्हारा ये खेल मैं बखूबी समझ रहा हूं प्रकाश, लेकिन आज मैं तुम्हें इसमें कामयाब नहीं होने दूंगा। इतना कि तनिष्क रणजीत की तरफ देखता है। तुमने सही कहा रणजीत, ये कोई साम्राज्य नहीं है जो मैं यहाँ अकेले फैसला कर रहा हूँ। लेकिन शायद तुम एक बात भूल रहे हो, माणिक द्वीप का मुख्य प्रशासक वही बनता है जिसके पास सबसे अधिक शक्ति हो। यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत चलता आया है और आज भी वही होगा। क्या तुम सब 1000-1500 सैनिकों की सेना रखने वाले ये सोच भी रहे हो कि तुम मेरे खिलाफ लड़ सकते हो? मैंने कल भी अपनी ताकत को सिद्ध किया था और आज फिर मैं अपनी ताकत सिद्ध कर यहाँ शासन करूंगा और इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तनिष्क की इस बात को सुन प्रकाश उससे हंसते हुए कहता है, यही तो आपकी गलतफहमी है पिताजी। अब आपकी शक्ति भी आधी हो गई है और आप चाहे तो इसे आजमा सकते हैं। प्रकाश की इस बात को सुन तनिष्क उसकी तरफ देखते हुए उसे घूरे जा रहा था। तनिष्क और उसके बेटे प्रकाश के बीच की यह दुश्मनी आखिर लेगी कौन सा मोड़? क्या अन्य किसी के वहां पहुंचने से पहले उन पहाड़ों के बीच सबसे पहले पहुंच पाएगा आर्यमान?